हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया मीनिंग, नेचर और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस की या किसी भी पर्सन के बिजनेस की गुडविल की क्या वैल्यू है। फिर भी कुछ मेथड्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं जो हम आज करेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ पर्सनल जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, कि एक्चुअल में गुडविल की वैल्यू जो है वैल्यूअर के पर्सनल असेसमेंट पे, पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पर्सन को बिजनेस अपना सेल कर रहे हैं तो वो उसकी पर्सनल असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमारे बिजनेस की गुडविल की क्या वैल्यू जो है एस्टिमेट करता है। एंड इज यूजुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। और या हम वैल्यूएशन करते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट है कि हम गुडविल की वैल्यू को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो पार्टनर्स के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो मेनली जो है हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है हम किस तरीके से करेंगे, इट इज वैल्यूड एज पर द मेथड स्टेटेड इन पार्टनरशिप डेट और एज पर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन एग्रीड बाय द पार्टनर्स। तो हम क्या करते हैं कि गुडविल की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, या तो पार्टनरशिप डेट के अंदर कोई मेथड जो है मेंशन किया गया है या पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है उसके बेस पे जो है हम गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। एक्चुअल में गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को प्रेडिक्ट करना जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिस लेकर जो है सिर्फ गुडविल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। 3 मेथड्स हैं हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन के। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम पास्ट प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं और पास्ट प्रॉफिट्स के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम एक्सेस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द अनदर फर्म्स, उसके बेस पे गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। और कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन। उसके अंदर 2 पार्ट है हमारे पास, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हम कैपिटल के बेस पे जो है गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम 3 मेथड्स को करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, एस्टिमेट कैसे किया जाता है, देखें। एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड। इसके अंदर भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो 2 चीजें आपको चाहिए, एक चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होते हैं या एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर नॉर्मली आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी इयर्स का प्रॉफिट है उन सबको प्लस करके आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन यहां पर जो है सिंपली ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट को भी हमें एडजस्ट करना होता है और वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो है वो बायर पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ इयर्स के बेस पे गुडविल को परचेज करना चाहता है। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज मीन्स नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक है ए पर्सन, 5 इयर्स तक उसने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए, 5 इयर्स तक उसको हो चुके हैं, 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए। फर्स्ट ईयर में उसको प्रॉफिट हुए 10,000, नेक्स्ट ईयर में उसको प्रॉफिट हुए 20, थर्ड ईयर में हुए 30 और फोर्थ ईयर में 40,000 और 5th ईयर में उसके प्रॉफिट हो गए 70,000। अब 5th ईयर तक उसके प्रॉफिट जो है 70,000 पर ईयर हो चुके हैं। अब बायर जो है वो क्या देखेगा कि प्रेजेंटली 70,000 जो है प्रॉफिट हुए हैं। अब ए जो है मान लो बी को
सेल करना चाहता है, बी जो है एक पर्सन है, ए जो है अपना बिजनेस बी को सेल करना चाहता है, तो बी को ए क्या कहता है कि आप जो है कुछ भी एफर्ट्स ना करें, तो जो भी मैंने इस बिजनेस को स्टैंड करने में, इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में जितने साल लगाए हैं और मेरे प्रॉफिट जो है 70,000 पर ईयर हो रहे हैं, और अगर आप इसमें कुछ भी ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे तो इतने प्रॉफिट तो एटलीस्ट आपको 3 इयर्स तक होंगे ही होंगे। तो ये 3 इयर्स जो हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं हम कि इतने प्रॉफिट आगे इतने सालों तक तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर हम उसमें कुछ भी और इन्वेस्टमेंट भी ना करें कि जो जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चलाते रहें, तो भी एटलीस्ट इतने 3 इयर्स तक जो है हमें ये प्रॉफिट होंगे ही होंगे। तो इन 3 इयर्स को क्या कहा जाएगा? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो इसका मतलब बायर क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी 3 सालों तक तो मुझे इतने प्रॉफिट होंगे ही होंगे। तो इससे कहा जाता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कि हमारे जो प्रेजेंट प्रॉफिट हैं आगे आने वाले कितने सालों तक सेम रहेंगे। अब है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स। हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को बेस मान लेते हैं, पास्ट प्रॉफिट के बेस पे हम जो है गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर मान लो हमने 4 इयर्स के प्रॉफिट ले लिए या 5 इयर्स के लिए प्रॉफिट ले लिए, तो 5 इयर्स के आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं और उसको प्लस करके जितने भी 5 इयर्स लिए तो 5 इयर्स से हम डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब यहां पर मैं आपको बात कर रही हूं टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स की, टोटल प्रॉफिट्स की नहीं, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल का मतलब है कि फ्यूचर के अंदर भी हमें कितने प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी नॉर्मल जो है एक्टिविटीज से हमें कितने प्रॉफिट हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि हम यहां पर गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कितने प्रॉफिट इन फ्यूचर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं उसके बेस पे गुडविल की वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है। तो इसमें जो भी हमारे पास जितने 5 इयर्स के प्रॉफिट होंगे उसमें हम कुछ आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। वो कौन कौन सी आइटम्स होंगी और कैसे एडजस्टमेंट होगी, अब देखें आप। बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन लाइट ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, उन फैक्टर्स को कंसिडर करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद उसका टोटल किया जाता है। अब वो फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे जिस भी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है सिर्फ उसी ईयर के प्रॉफिट में आपको उन आइटम्स को एडजस्ट करना है और उसके बाद उनका टोटल करना है। तो कौन कौन सी आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है? प्रॉफिट हमने लिए पास्ट ईयर के, कि जिस भी ईयर के अंदर एडजस्टमेंट आपको करनी है। फर्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? जो नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं है, कि इंसिडेंटली हो गए। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो इस तरह के जो लॉसेस हैं वो जिस साल के अंदर भी हुए, अब इन फ्यूचर तो जरूरी नहीं है कि वो होंगे, तो ऐसे प्रॉफिट्स को हम वापस क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। हम यहां पर गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, या हम यूं कहें कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं, उसके बेस पे गुडविल की वैल्यू प्रेडिक्ट की जा रही है। तो इसलिए जिस भी ईयर के अंदर एबनॉर्मल लॉसेस होंगे हम उनको वापस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया, जैसे हमारे ये 5th ईयर में हमने 70,000 प्रॉफिट लिए, तो 70,000 प्रॉफिट जो है, मान लो इस साल के अंदर लॉस बाय फायर हमारे पास है 10,000, कि 10,000 का स्टॉक जो है डिस्ट्रॉय हो गया हमारा फायर से। अब 10,000 का स्टॉक जो है अगर डिस्ट्रॉय ना होता तो हमारे प्रॉफिट कितने होते? 80 होते। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? ऐसे लॉसेस को, एबनॉर्मल लॉसेस को गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए वापस प्लस कर देंगे। उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करने से लॉस हुआ है तो उसको भी वापस प्लस करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस, जो भी आगे आने वाले सालों में कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होंगे, जिनके बारे में हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमें ये एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है,
तो वो एक्सपेंसेस भी वापस इसमें प्लस किए जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, हमने क्या किया था, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या किया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि हमने मशीनरी परचेज की, ₹5,000 की, और हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया रिपेयर्स के तौर पर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप एक्सपेंसेस दिखाएंगे 5,000, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। अब रेड्यूस हो गया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें इसको क्या करना था, बैलेंस शीट में दिखाना था, लेकिन हमने उसको कहां दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट्स को भी, इन आइटम्स को भी वापस प्रॉफिट में एडजस्ट किया जाता है। तो जिस वजह से प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो गया, तो हम वापस इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी आप देखते हैं कि डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगर डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस अगर हमने ज्यादा शो कर दिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऐसे इन आइटम्स को भी हम वापस एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड में आता है, हमारी एक तरह से इनकम्स हमने ज्यादा जो है कम शो की, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं। अंडर वैल्यूएशन का मतलब हमने उसकी वैल्यू कम लगाई। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम कम शो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वापस जो है उसके अंदर प्लस कर देंगे, क्योंकि ये आइटम भी हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर रही है, कि मीन्स इन फ्यूचर ये प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कौन कौन सी आइटम्स, ये तो थी हमारी आइटम्स जो हमें वापस प्लस करनी होती हैं। जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, मोस्टली आपके पास यही आइटम्स होंगी। आप ध्यान से इसको समझें, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट जो है इस चैप्टर के अंदर, जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर है, वो सबसे मेन पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करना। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट जो है आपका सिर्फ इसी मेथड में यूज नहीं होगा, तीनों मेथड में ये जो है आपको बेस बनाना है कि एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो इन आइटम्स को आप ध्यान रखें कि किसे हमें प्लस करना है और किसे हमें माइनस करना है। अब जैसे हमने प्लस की आइटम्स की, अब है हमारे पास माइनस किस किस को करेंगे। जैसे हमने एबनॉर्मल लॉसेस को हमने वापस प्लस किया, तो कोई भी अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसका, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे हम लॉस को वापस प्लस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की। इसी तरीके से कोई भी लॉस हुआ था, अगर इंश्योरेंस से हमें क्लेम रिसीव हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम रिसीव हुआ, तो वो भी हमारा एक तरह से एबनॉर्मल गेन है, हमारी कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, इनकम को वापस माइनस कर देंगे। नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम्स हैं, ऐसी कोई भी इनकम जो आपको लास्ट ईयर में तो हुई लेकिन इन फ्यूचर नहीं होगी, तो उन इनकम्स को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी बिजनेस में से पैसा हमने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, तो और उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो भी आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए और उससे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो डिविडेंड जो है वो आपकी जो है नॉर्मल एक्टिविटी से हम आपकी इनकम नहीं है, तो ऐसी इनकम्स को प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल एक्टिविटीज से हमारे जो है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं। इसी तरीके से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो हम पीछे कर चुके हैं। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कोस्ट, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो हम पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर जो एक्सपेंसेस जो है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसी आइटम्स को, ऐसे एक्सपेंसेस को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जितने भी हमने आइटम्स की प्लस और माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएंगे, वो होंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स।
या हम जो कहें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के बेस पे ही हम गुडविल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। आज सबसे पहले हम करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यू को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। हमें क्या दे रखा है, 3 years परचेज, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने दे रखे हैं, 3। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 5 years के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। 2013-14 में 4 लाख, 5 लाख, यहाँ 60,000 जो है आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं। ब्रैकेट में देने का मतलब है ये आपका लॉस है, नेगेटिव आइटम है। नेगेटिव आइटम को हम ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं। 2016-17 में आपको दे रखा है 1,50,000 और 2017-18 में 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, आपको ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना होती तो आप इन्हीं प्रॉफिट्स को एवरेज निकाल के आप गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको प्रॉफिट्स को पहले एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ऑन 1 January 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू ए लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 lakh। ए क्लेम ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। लॉस तो हुआ हमें कितना, 3 लाख का, और क्लेम ऑफ ₹70,000 जो है वो हमें रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसका मतलब एक्चुअल लॉस हमारे पास कितना आया, और यहाँ पर ईयर आप देखें 1 January 2016। आपका जो ईयर एंडिंग है वो आपका, अगर आपको कुछ भी मेंशन ना हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा ईयर एंडिंग 31 March। तो 1 January 2016, तो इसका ईयर एंडिंग कौन सा होगा आपका 2015-16। तो इस ईयर के प्रॉफिट में आपको लॉस दे रखा है 60, तो इसमें आपको एडजस्ट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017। यहाँ पर बेटा आपको जो सोल्यूशन दे रखा है वो 18 के हिसाब से दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करें, 18 कर लें। 31 March 2018, the firm received an unexpected refund of ₹80,000। अनएक्सपेक्टेड रिफंड, टैक्स रिफंड, हमें जो है कंपनी से फर्म को जो है टैक्स का रिफंड रिसीव हुआ 80,000। एक तरह से ये हमारे पास क्या है, अबनॉर्मल गेन। और कौन सा ईयर, 31 March 2018। तो 18 का जो 17-18 का प्रॉफिट है हमारे पास 2,50,000। और अगर ये आपका क्वेश्चन में जो मेंशन है 17, तो अगर 17 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप 1,50,000 में करेंगे, लेकिन सोल्यूशन में 2,50,000 के हिसाब से दे रखा है, तो आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं या सोल्यूशन चेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2013-14 में 4 लाख, 14-15 में 5 लाख। अब 15-16 में आपको 60,000 जो है वो लॉस दे रखा है, तो हम उस प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो रहा है 70,000 और लॉस हुआ था हमारा 3 लाख का। तो एक्चुअल में लॉस हुआ हमारा एबनॉर्मल लॉस 3 लाख में से आप 70,000 माइनस करेंगे तो 2,30,000। अब 60,000 जो है वो माइनस के हैं, और एबनॉर्मल लॉस 2,30,000 वो आप इसके अंदर प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो लॉस आ जाएगा, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट आ जाएगा 2,30,000 प्लस के हैं और 60,000 माइनस के, तो ये हमारे पास आ जाएंगे प्लस में 1,70,000। अब 2016-17 में आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 और 17-18 में आपको 2,50,000 प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें एबनॉर्मल जो है गेन है हमारे पास 80,000। तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस। तो 80,000 हमने माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास आ गए 1,70,000। ये है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स की इन फ्यूचर हमारे पास कैसे और कितने प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद ही हमें एडजस्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होता है। फ्यूचर के अंदर कितना प्रॉफिट मेंटेन किया जा सकता है, उस प्रॉफिट को हमें निकालना होता है।
हर ईयर के लिए, और उसके बाद आप इसको टोटल करेंगे, टोटल आपके पास आ जाएगा 13,90,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। 13,90,000 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2,78,000। अब हमें निकालनी है गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट हमने कितने निकाले? 2,78,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखे हैं 3, तो ये आ गए आपके पास 8,34,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट से पहले आपको प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, उसके बाद आप एवरेज निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, और उससे आप मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, A and B are partners sharing profit and losses equally. They agree to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is valued at 150% of average annual profits of last 5 years. अब यहाँ पर जो है आपको 150% दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दे रखे, तो आपको क्या करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स निकालने के बाद उसका 150% करके आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। और एवरेज प्रॉफिट आपको लेने हैं लास्ट 5 ईयर्स के। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 से लेकर 19 तक। आप देखें यहाँ पर दे रखा है 40,000, 60,000, 1 लाख, और 18 में आपको लॉस दे रखा है 20,000 और 19 में 1,50,000। It was observed during the year ended 31st March 2016, an asset of the original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000। अब कोस्ट तो उसकी दे रखी है 2 लाख, एक एसेट है हमारे पास 2 लाख की, और बुक वैल्यू मीन्स जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है 1,50,000 was sold for 1,24,000। हमने क्या किया, उसको 1,24,000 में सेल कर दिया। तो आपको यहाँ पर कोस्ट दे रखी है और बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट की दे रखी है 1,50,000। तो 1,50,000 को आपको कंसिडर करना है, क्योंकि कोस्ट में से पहले हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, जो हमारे पास बुक वैल्यू आती है, मीन्स बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो की जाती है कोस्ट लेस डेप्रिसिएशन, और हमने एसेट जो है कितने में सेल की, 1,24,000 में, तो हमें 26,000 का लॉस हो रहा है। अब 26,000 जो है लॉस हो रहा है कौन से ईयर में, 31 मार्च 2016 में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है, तो हम इसको वापस क्या करेंगे, 16 के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर्स कोस्टिंग रुपीज 1 लाख वर परचेज्ड। 2 कंप्यूटर हमने परचेज किए 1 लाख के, और 1 अप्रैल 2017 को, एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और हमने क्या किया, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। इसका मतलब कंप्यूटर परचेज किया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, मीन्स हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह चार्ज कर लिया, जिससे हमारा प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना था वो भी चार्ज नहीं किया, क्योंकि जब हम उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान रहे हैं, हम उसको एसेट नहीं मान रहे हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया। इसका मतलब इस एक ही एडजस्टमेंट के अंदर आपको 2 एडजस्टमेंट करनी है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा है, दूसरा जो है डेप्रिसिएशन जो है वो आपको चार्ज करना है। और यही सेम कंसेप्ट आपका आगे के एग्जाम्पल में भी आएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरा ध्यान से करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम देखते हैं कि गुडविल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब हमने टेबल बनाई है कि हम पहले जो है प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे
जो जो एडजस्टमेंट हमें दे रखी है जिससे भी हमें प्लस माइनस करना है। आप इस तरीके से भी टेबल बना के सॉल्व इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखे हैं सभी ईयर्स के जो भी आपको दे रखे हैं 40, 60, 1,20,000 लॉस एंड 1,50,000। हमारे पास दो एडजस्टमेंट थी। फर्स्ट था जिसके अंदर हमें जो है ओरिजिनल कॉस्ट जो है आपको एसेट की दे रखी थी 2 लाख और बुक वैल्यू आपको दे रखी है 1,50,000 और सेल किया हमने उसको 1,24,000 में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेल तो हम 1,24,000 में कर रहे हैं, लॉस तो हो रहा है, लेकिन आप लॉस इससे निकालेंगे या इससे। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। तो जब भी आप सेल वैल्यू को कंसिडर करेंगे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तो आप बुक वैल्यू से निकालेंगे। 1,50,000 की एसेट हमने 1,24,000 में सेल कर दी, क्योंकि कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही जो वैल्यू होती है उसी को कंपैरिजन करते हैं कि कितने में हमने उसको सेल किया। अब 26,000 लॉस हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस है और ये था हमारा ईयर 2016। तो 2016 के प्रॉफिट में हम 26,000 जो है हमारा प्लस कर देंगे एट एबनॉर्मल लॉस। सेकेंड एडजस्टमेंट थी हमारे पास ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख के हमने कंप्यूटर परचेज किए। ये आपको वर्किंग नोट में शो करना है, इसे शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जो मैं आपको बता रही हूं ये आपको वर्किंग नोट में मेंशन करना है। कंप्यूटर्स जो थे वो थे 1 लाख के और विच वॉज रोंगली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हमारी एसेट है और हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में कंसिडर कर लिया। और कब परचेज किए? 1 अप्रैल 2017। अब 2017 का ईयर एंडिंग कौन सा होगा? 2018। इसका मतलब हमें 18 के प्रॉफिट में हमें एडजस्ट करना है। अब 1 लाख हमने एसेट को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस शो कर दिया तो हमारे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गए। तो आपको क्या करना है, वापस इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। एड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 1 लाख। अब 1 लाख तो हमने वापस प्लस कर दिया, लेकिन उसके साथ आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ये एसेट सबसे पहले आपने इस ईयर में परचेज की 2018 में, और कब परचेज की? 1 अप्रैल 2017। तो इसका मतलब ईयर एंडिंग में पूरे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब आप 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20%, तो आपका फर्स्ट ईयर का 18 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20% पे 20,000। 20,000 जो है डेप्रिसिएशन अगर हम लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन जो है हम ईयरली चार्ज करते हैं। अब 18 में अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसके बाद भी तो ये हमारे पास कंप्यूटर्स रहेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जितने भी ईयर्स उसके बाद होंगे उन सभी ईयर्स के अंदर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से जो है हमारी एसेट की वैल्यू प्रॉफिट जो है हमारी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हम पहले साल में जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 20,000 फर्स्ट ईयर 18 में, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। अगर हम जुलाई में परचेज करते तो 9 मंथ्स का लगाते। अब 1 लाख, क्योंकि हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 1 लाख में से 20,000 आप माइनस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। तो 80,000 पे आप 20% डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16,000। तो नेक्स्ट ईयर में आप 16,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब एडजस्टमेंट करने के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, और ये आपके पास आ जाएंगे 2015 में 40,000, और इसमें आपके पास आ जाएंगे 86,000 और 1 लाख
और इसमें आपके पास आ जाएंगे 60,000 प्लस के, 1 लाख प्लस के और 40,000 माइनस के, और ये आपके पास आ जाएंगे 1,34,000 प्लस के। इस तरीके से आपने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के और उसकी गुडविल की वैल्यू निकालनी है। आप सब इन सभी प्रॉफिट्स को आप प्लस करेंगे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। इन सभी प्रॉफिट्स को प्लस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 4,20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स से हमारे पास 5 डिवाइड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास 84,000। अब हमें निकालनी है गुडविल की वैल्यू। गुडविल जो है वैल्यू ऑफ गुडविल आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहां पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दे रखे, आपको क्या दे रखा है 150%। तो आप गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 84,000 उसका 150% आप करेंगे तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,26,000। तो ये आपकी गुडविल है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में A and B are partners in a firm sharing profit and losses in ratio 2:1. They decided to take C into the partnership for 1/5 share on 1st April 2017. पहले 2 ही पार्टनर हैं 2:1 में, और C को उन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। For this purpose, goodwill is valued at 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि गुडविल की वैल्यू हम निकालेंगे 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स और 4 इयर्स, 3 इयर्स के बेस पे या 4 इयर्स के बेस पे, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगी वो हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स, प्रॉफिट आपको दे रखे हैं लास्ट 4 इयर्स के 14, 15, 16 और 17 के 98,000, 80,000, 76,000 एंड 1,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल की आपको वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस 3 इयर्स के बेस पे भी गुडविल की वैल्यू निकालनी है और प्रीवियस 4 इयर्स के बेस पे भी गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और जो ज्यादा होगी वो आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, जब आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट लेने हैं, 4 इयर्स के बेस पे निकालनी है, तब तो ठीक है कि आप 4 साल के प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन जब आप 3 इयर्स के बेस पे निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इस 14 को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, आपको ये 3 सालों के प्रॉफिट लेने हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट प्रॉफिट्स के बेस पे गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको लास्ट 3 इयर्स जो प्रीसीडिंग इयर्स हैं उन्हीं को लेना है, और जो सबसे पहले वाला ईयर है उसको छोड़ देना है। जब भी आप गुडविल की वैल्यू निकालेंगे और आपको इस तरीके से अगर स्टेटमेंट दे रखी है तो आपको लास्ट वाले ईयर्स लेने हैं, उनको कंसिडर करना है, और जो सबसे पहले वाला ईयर होगा उसको छोड़ देंगे। तो इन तीनों के बेस पे आप क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। आप टोटल निकाल के उसका एवरेज करेंगे, और एवरेज निकालने के बाद आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दे रखे हैं, 80% दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 इयर्स का आप एवरेज निकालेंगे और 3 इयर्स का एवरेज निकालेंगे, और दोनों का 80% आप करके आप गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। जो ज्यादा वैल्यू आएगी वो आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। अब आप कहोगे कि 4 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पे ज्यादा आएगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले ईयर्स में प्रॉफिट के बजाय लॉस भी हो सकता है, तो उस केस में सिचुएशन जो है चेंज हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट की गुडविल की वैल्यू 4 ईयर के बेस पे कम भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर वही कंसेप्ट है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया, तो आप खुद सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6।